आवाज आती है फिर में। वर्क भाई का नंबर। हेलो। परवीन भाई मुझे सेंटर में रखना। वाले को डाल। शुरू करें। ठीक है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही संवेदनशील है। वो आप लोगों का भी उससे सीधा सीधा सरोकार है और हर उस इंसान का सरोकार है जो हिंदुस्तान में बसता है। आज हम बात करेंगे बेरोजगारी पर। और बेरोजगारी भी वो जो लॉकडाउन के दौरान आई है। और वो एक जो बेरोजगारी है वो इतने एक बड़े लेवल पर है, एक बड़े संख्या में है, जिसका आंकड़ा अगर आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँ तो एक एजेंसी है CMIT। उनके आधार पर उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ 12 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। और ये आंकड़ा जब ये पूरा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, पूरा ये जो कोरोना का जो समय है, पूरा जो कोरोना काल है, जब ये समय खत्म हो जाएगा तो ये आंकड़ा बहुत ही भयानक रहने वाला है। अब बात करें कि हमारी सरकारें इस पर क्या कर रही हैं। हालांकि सरकार के तो बड़े बड़े दावे हैं कि 1 करोड़ रोजगार उन्होंने एक दिन में दे दिया, लेकिन धरातल पर उनकी क्या स्थिति है, आज उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ धर्मेंद्र त्यागी हैं, सोशल वर्कर हैं। और अपने जो इलाके में अच्छी पकड़ रखते हैं, अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि बेरोजगार का जो आंकड़े हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में तनाव है। तो इस सिनेरियो के अंदर लोग कैसे एडजस्ट कर रहे हैं खुद को, कैसी अपनी चीजों को वो बुना पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन खुद अपने आप में तनावपूर्ण बनता जा रहा है और ऊपर से बेरोजगारी की मार ये उनकी समस्याओं को दोगुना कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है? अंशुल भाई, आवाज नहीं आ रही। हेलो। धर्मेंद्र जी की आवाज आ नहीं रही। आ राघव नहीं। जी आपकी आवाज मुझे मुझे तक आ रही है। मैं एक बार नहीं। धर्मेंद्र त्यागी जी से मैं एक बार बात कर लूं। चलिए, अभी उनसे शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, उनकी आवाज हमारे पास नहीं पहुंच पा रही। मैं राजीव मिश्रा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम चीजों पर नजर भी रखते हुए आए हैं। लॉकडाउन में भी कवरेज के दौरान वो भी फील्ड पर रहे और तमाम जो ये जो बेरोजगारी का जो बात है उन्होंने थोड़ा नजदीकी से देखी है। मैं उनसे भी एक बार जान लूं। राजीव जी, जब ये बात बेरोजगारी की आती है तो सरकारें जो है इसको इस मुद्दे को एक मुद्दा ही नहीं समझती, क्योंकि वो कहती है कि आपके अंदर अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप खुद नौकरी पालोगे, हमें तो अपनी राजनीति करने दीजिए। क्या राजनीति का जो अब स्तर है उस स्तर में क्या ये कहीं एडजस्ट होता है रोजगार और बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं? अंशुल जी देखिए, मैं आपको बता दूं, बड़ा स्पष्ट कर दूं एकदम। ये जो सरकारें जो बोलती हैं और जो धरातल पे नीचे जो आके जो चीजें टिकती हैं, उनमें धरती और आसमान का अंतर होता है। सरकार जहां बैठ के और अपने जो आंकड़े बनाती है, वो सिर्फ कभी कभी किताबी और कागजी आंकड़े बन के रह जाते हैं, क्योंकि जो आंकड़े वहां बनते हैं उन्हें धरातल पर जो अधिकारी उतारते हैं, जो लोग उतारते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है धरातल तक लाना, कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी से कटते हुए नजर आते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए जी। नजर आते हैं। और अगर हम बात करें इस तो लॉकडाउन के ये दौरान नौकरियों की, तो इस समय पूरे विश्व में तकरीबन 60% नौकरियों के ऊपर तलवारें लटक गई हैं। 60% लोग बेरोजगार ओके। हो रहे हैं। अगर हम जी। बात करें अपने हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में जो लॉकडाउन का आलम है वो ये है कि आदमी जी। घर बाहर नहीं निकल सकता, काम पर नहीं जा सकता, तो वो क्या करे?
उस और समस्या ये भी है कि अगर उसके दौरान अगर उस आदमी का जो आमदनी है, जो खर्चा है, जो जरिया है नौकरी की, जो तनख्वाह का जो जरिया था वो भी अगर बंद हो जाएगा तो वो क्या करेगा? या तो वो सड़क पर उतरेगा, जी या सड़क पे अगर सड़क पर नहीं उतरेगा तो अपने घर के अंदर भूखों मरेगा। क्योंकि भूख जो है जी ना वो सभी को लगती है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास। भूख सभी को लगती है और सभी खाना खाते जी। हैं, घर की जरूरतें पूरी करते हैं। लेकिन तो जो नौकरियां गई हैं उनसे एक बेरोजगारी और एक अराजकता का जैसे माहौल फैल रहा है। आपने देखा होगा, इससे जी क्राइम का ग्राफ भी बढ़ रहा है, धीमे धीमे करके जो क्राइम का ग्राफ है वो भी ऊपर आ रहा है। छीना झपटी, या कोई जैसे बाइक जी पर लोग आए और किसी के कान के कुंडल छीन के ले गए, या वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें जी। जुड़ी हुई। तो ये चीजों को, इन चीजों लेकिन को लेकिन बढ़ावा मिलता है। जी, लेकिन अगर ये जो आंकड़े लगातार ऐसे बढ़ते रहे और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रही, तो आपको नहीं लगता जो क्राइम, जैसा आपने बताया कि क्राइम रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल अंशु जी, आपने सही कहा। मिडिल क्लास के साथ दो समस्याएं होती हैं। पहली समस्या ये होती है कि वो किसी के सामने हाथ नहीं घुमा सकता, हाथ नहीं फैला सकता। और दूसरी समस्या ये होती है जी कि उसे अपनी इज्जत भी बचानी है। मतलब वो अपने जी हाथ किसी के सामने फैला भी नहीं सकता और अपनी जो है इज्जत को गवा भी नहीं जी सकता। उस परिस्थिति में वो दोहरी मार जी को झेलता है। देखिए, लोअर क्लास की सभी मदद कर रहे हैं, जी आप भी मदद कर रहे हैं, हम भी मदद कर रहे हैं, समाज सरकार भी मदद कर रही है, और सामाजिक जो जी संगठन है, जैसे हमारे ये धर्मेंद्र त्यागी जी भी जो जुड़े हैं, मैंने इनका भी कार्यकाल देखा है। इन्होंने लॉकडाउन के जी दौरान बहुत सारी चीजें जो है, इन्होंने चाहे वो आटा हो, चाहे उनका राशन हो, गरीबों को बहुत जी सारा वितरण कराया है। लेकिन अगर हम बात धर्मेंद्र जी त्यागी जैसे मिडिल क्लास फैमिली की करें, तो मिडिल क्लास फैमिली क्या जी होती है कि अगर वो अपना स्टेटस समाज में बनाए रखने के लिए दूसरों से मदद नहीं लेती है, और जब उनके खुद का पैसा खत्म हो जाता है तो जी अंदर से वो परेशान भी रहते हैं कि हम आखिर करें तो क्या करें। तो वो दोहरी मार को झेलते हैं। जो मिडिल क्लास होता है वो हमेशा दोहरी मार जी झेलता है। वो आप समाज में अपना स्टेटस बरकरार बनाए रखने के लिए एक मार वो झेलता है कि हम किसी के सामने हाथ नहीं घुमाएंगे, किसी के जी सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी से अपनी सहायता नहीं लेंगे। क्योंकि सहायता लेंगे तो उनको ऐसा लगेगा जी कि आखिर अरे जी। राजीव जी, मैं मतलब आपको बता दूं कि ये जो बेरोजगारी का आंकड़ा है, थोड़ा बहुत हमें खुश करने वाली बात है कि बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो कम हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं इनका कमेंट लेता हूँ। धर्मेंद्र त्यागी जी से हम बात कर रहे थे, संपर्क नहीं हो पाया था। धर्मेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है अब? जी। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, आप सोशल वर्कर हैं, फील्ड में आप ग्राउंड लेवल पे काम भी किया, लॉकडाउन के दौरान आपने लोगों की बहुत सी मदद भी की, वो भी हमें सुनने में आया। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। जब तक किसी भी इंसान के पास रोजगार नहीं होगा, वो तो लगातार, उसके लिए तो लॉकडाउन, 12 महीने लॉकडाउन लग जाएगा उसके लिए तो हमेशा राशन की लाइन के लिए उसको मांगने के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। हमारी सरकारें क्यों इस पर ध्यान नहीं दे रही कि एक रोजगार ना होना भी सबसे बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में? अभी आपकी आवाज आ नहीं रही है धर्मेंद्र त्यागी जी। लग रहा है आपने अपना जो स्पीकर है उसको भी चालू नहीं किया हुआ, आपने अपने माइक को म्यूट किया हुआ है। हमारे साथ प्रदेश कुमार भी हैं, सर्वोदय प्रभात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, दिल्ली की राजनीति में सक्रिय भी हैं, खुद अधिवक्ता भी हैं। मैं उनसे भी एक कमेंट ले लूं कि आपको नहीं लग रहा कि अब जो हमारे नेता हैं, जो हमारे जितने भी संगठन हैं, उनको एक प्रमुख मुद्दा बनाना चाहिए कि रोजगार सभी का हक है, रोजगार सबको मिलना चाहिए। अगर आप बेरोजगार को आप भत्ता नहीं दे सकते, तो आप एटलीस्ट उसको आप एक अपना सिर्फ वोटर समझना बंद करें। आप उसको एक एक भारतीय नागरिक समझे और सबसे पहले उसको नौकरी का बंदोबस्त उसके लिए करें। अंशुल जी, मैं आपकी एक बात पे कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकारें पिछले लॉकडाउन से जो हालात हैं दिल्ली में, खासकर दिल्ली में मैंने देखा, क्योंकि दिल्ली में काम किया है पूरे देश की, तो मैं आप मेरे से बेहतर जानते हैं। मेरा कहना यह है कि आंकड़े जो आपने बताया 12 करोड़ समथिंग, वो आंकड़ा बहुत कम है। क्योंकि बेरोजगारी कई तरीके की है। लोअर क्लास की बेरोजगारी तो आप कुछ दिन में हल हो सकती है, लेकिन जो मिडिल क्लास की बेरोजगारी है वो कहीं काउंटिंग में नहीं है किसी की भी। क्योंकि मिडिल क्लास का, आप ये देखिए ना, जो आदमी 30,000 रुपये कमाता था, आज वो 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा है, क्या वो रोजगार कहेंगे उसको? और जो 10,000 कमाता था वो आज मजदूरी कर रहा है खेतों में जाके, गाँव में।
ये देखिए, अगर एक उद्योग को जी नुकसान पहुंचता है तो उससे पूरे समाज को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि चेन है हमारे यहाँ पे। हमारे जी। जो हिंदुस्तान में क्या है कि एक उद्योग, एक दुकान अगर बंद होती है, उससे 10 आदमी काम करते हैं, तो बेरोजगारी 10 परिवारों को लेके जाती है और आस पड़ोस के माहौल को भी कनेक्ट करती है। लेकिन लेकिन अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो आपको नहीं लगता कि ये जो आपका पड़ोसी राज्य है वो 1 करोड़ नौकरियां देने की बात करता है, एक दिन में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी बात करता है? आपको नहीं सर, लगता कि सभी ये सरकारों को ये उससे एक कागजी, ये एक सिर्फ सबक लेना चाहिए और सभी के लिए कुछ ना कुछ एक छोटे देखिए लघु उद्योगों के लिए भी मदद करना चाहिए? सर, लघु उद्योगों की मैं आपकी बात करूं, ये 1 करोड़ का ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, कागजों वाला। तो हकीकत आप लोन लेने अगर जाएंगे ना, लघु उद्योग के जो सरकार ने बहुत बड़े 20 लाख करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन कर दिया, ये कर दिया, वो कर, आप बैंक जाइए। एक एमएससी अगर आपको लोन चाहिए तो बिजनेसमैन को सबसे पहले कंडीशन है कि आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एमएससी, और उसके बाद आपको कंडीशन है कि आपको 3 साल की रिटर्न होनी चाहिए। उसके बाद आपको लोन कितना मिलेगा मालूम? अगर आप 8-10 लाख का साल का टर्नओवर है आपका, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 हजार से लेकर 1 लाख तक का लोन वो आपको देते हैं। क्या आप उस 1 लाख के लोन से मतलब इसमें भी व्यापार एक कर झोल पाएंगे? है, मतलब इसमें भी एक झोल है, लघु झोल है। उद्योग को शुरू करने के लिए आप भी ये जो सरकारें देखिए, बता वो रही है, वो झोल है उसमें एक भी। लाख रुपए तो उसके जो लॉकडाउन में 6 महीने में जो कर्जा हो गया है ना, उसको भी पूरा नहीं कर सकता वो 1 लाख रुपए का लोन। तो वो जो कहाँ से चलाएगा? ये तो लेकिन कर्जे में डुबाने वाली बात इसका है। एक ऑप्शन क्या है, इसका एक अल्टरनेट क्या है? इसका अगर अल्टरनेट है, अगर हम लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, तो उनको जॉब्स देना चाहते हैं, तो उसका एक ऑप्शन क्या है देखिए, फिर? ऑप्शन यही क्योंकि कहीं है। ना कहीं लूप होल्स तो हर व्यवस्था में होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए देखिए, जब तक लघु उद्योग और जो छोटे स्केल के जो उद्योग हैं उनको आप डेवलप नहीं करोगे, तो मैं कहता हूँ बेरोजगारी आप दूर नहीं कर सकते, चाहे कितने बड़े उद्योगों से बेरोजगारी दूर नहीं होती है। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। नहीं, छोटे उद्योगों से क्या जी होता है, एक दुकानदार पे 10 आदमी काम करते हैं, और एक दुकान मोहल्ले में 100 दुकानें होंगी ना, तो जनसंख्या का देखिए, क्योंकि जो सेल परचेज करता है वो लोअर क्लास और मिडिल क्लास करता है। जो सर्कुलेट करता है मनी को, वो लोअर क्लास और मिडिल क्लास करता है, ना कि हाई क्लास करता है, ना प्रोफेशनल बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं। और जो रोटेशन होता है मनी का, वो रोटेशन लोअर उससे होता है, लोअर तबके से और मिडिल क्लास तबके से। सेल बढ़ेगी, परचेज बढ़ेगी तो सेल बढ़ेगी, जी उद्योग होगा, जी मैन्युफैक्चरिंग होगी, मार्केट में जी जाएगा। जब सेल जी। ही नहीं होगी, डिमांड ही नहीं होगी, आप बड़े उद्योग कितना ही माल बना ले, कोई नहीं खरीदेगा। तो जब तक छोटे उद्योग और ठीक छोटे है कामगारों, खासकर मिडिल क्लास को मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मेरा तो ये कहना है। मतलब मिडिल क्लास पर ध्यान देने की जरूरत है सरकारों को, क्योंकि जब मिडिल भी क्लास अहम क्योंकि रोल मिडिल अहम क्लास। रोल पैदा करता है। सबसे ज्यादा ठीक है, मिडिल क्लास मिडिल पे क्लास पर डिपेंडेबल है अर्थ इकोनॉमी। अगर आप चाहे तो इनकम टैक्स भी अगर आप काउंट करोगे ना, तो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देता है। जी। ठीक है, ठीक है। राजीव जी, आपने पूरा लॉकडाउन का समय देखा, आपने जो इकोनॉमी है उस पर भी आपने देखा होगा कि लगातार वो डाउन जा रही है हमारे देश की। सरकारें भी उस पर लगी हुई हैं अपना काम करने में, लेकिन इन सब के बीच में लॉकडाउन में जब सभी कंपनियां, बड़ी बड़ी प्रमुख कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को हटा रही थी, मार्केट में उनकी साख डाउन जा रही थी, मतलब एक तरह से उनकी इकोनॉमी खराब हो रही थी, उनके शेयर्स की वैल्यू खराब हो रही थी। लेकिन एक कंपनी थी हिंदुस्तान की, वो थी अंबानी, अंबानी ग्रुप में नाम उनका लेता हूँ। जो उनका जो एक ग्रुप है वो आज भी प्रॉफिट में है, लॉकडाउन के पीरियड्स के दौरान भी। और बाकी अगर कोई किसी कंपनी की बात की जाए वो सभी लॉस में है, ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ एक कंपनी फायदे में है और दूसरी जो कंपनियां हैं वो घाटे में क्यों? देखिए अतुल जी, ये तो अपना अपना व्यापार है। और रही बात अंबानी की, तो अंबानी जी का जो व्यापार है वो अलग सेक्टर का है, और जो अलग जो और कंपनियां हैं उनका सेक्टर अपना अपना एक अलग सेक्टर है। जो जी सरकार के थोड़ा करीबी होता है उसको कहना चाहिए कि थोड़ा फायदा ज्यादा मिल जाता है, और जो सरकार के करीब नहीं होता है, जो सरकार से थोड़ा हटा हुआ होता है, तो उसको वो फायदे नहीं मिल पाते जो उसको मिल जाने। व्यापार का भी एक अपना कानून होता है कि व्यापार में अगर सरकार का जो इंटरफेयर है वो अगर अगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव अगर उसका इंटरफेयर है, तो आप मुनाफा कमा सकते हैं। जी। और वही अगर ठीक है, तो आपका मतलब नेगेटिव। अगर आपको, अगर सीधी सीधी बात आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर आपको कंपनी में अगर आपको पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तब भी आपके राजनीतिक संबंध होना जरूरी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है। चलिए, हमारे साथ धर्मेंद्र त्यागी भी हैं, 2 बार संपर्क करने की कोशिश की लेकिन आवाज नहीं आ पा रही है। धर्मेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी आपको?
लग रहा है अभी भी उनकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, पीके राघव जी, पर आप ने आपकी पार्टी ने चुनाव भी लड़ा, आपने भी बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, लेकिन ऐसा क्या होता है, लेकिन जब चुनाव के जो महीने आते हैं, वो शुरू के 2 से 3 महीने का जो समय होता है, उसमें सभी पार्टियां बात करती हैं कि हम आपको रोजगार देंगे, इतने % हम आपको ये देंगे, फलाना भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, ये सब चीजें जो निकल कर आती हैं, जो आंकड़े आप लेकर आते हैं, ये क्यों ऐसा होता है कि चुनाव खत्म होने के बाद ये हवा हवाई हो जाते हैं? देखिए, ये तो मैं अपने नहीं कह सकता, पुराने नेताओं को सबको पता है कि कितने आंकड़े हवा हवाई हैं और कितने जमीन पर होते हैं। लेकिन अगर हम जी। काम करना चाहें, सीरियसली अगर बेरोजगारी हम्म। पर काम करना चाहें, तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम्म। हमारी बेरोजगारी का कारण जो है उद्योग है या काम धंधे हैं। जब कोई आदमी एक काम करता है तो उसको एक सिस्टम चाहिए होता है साफ वाला। लेकिन अगर क्या है कि अगर हम एक हम्म। छोटा सा उद्योग लगाने बैठे हैं तो हमें इतनी सारी कंडीशनें हैं हमारे देश में कि वो जो शुरू हम्म। करने से लेकर और पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट निकालने तक, या तो आज आदमी गिर जाता है, हम्म। वहीं ढह जाता है हम्म। सुविधाओं के चक्कर में, लाइसेंसों के चक्कर में। हमारे देश में सबसे पहली बात है कि एक हम्म। सिस्टम होना चाहिए जो कि फॉरेन कंट्रियों में बहुत अच्छा है, अमेरिका जैसे देशों में अच्छा है, हम्म। कि पहले आप लगा लो उद्योग को, पहले आप उद्योग शुरू कर लीजिए, हम्म। पहले आप प्रोडक्शन कीजिए, पहली पहली अगर प्रोडक्शन आप करते हैं फिर आपको उस पे लाइसेंस अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि पहले आपको कोई जगह चाहिए तो एमसीडी चाहिए, फायर चाहिए, सारी परमिशन इतनी सारी है कि उसमें आपको 6 महीने लग तो जाते हैं, जब तक आपको उसकी लगता लागत है खत्म हो जाती है। तो आपको लगता है इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपको लगता है कि हम चाइना को टक्कर दे पाएंगे, जहाँ पे उनकी नहीं इतनी दे सकते। मजबूत मैं इकोनॉमी कह है, रहा जहाँ पे हूँ रोजगार आप है सबको? तो हम तो फिर जो हमारे जो नेता है, क्यों हवा हवाई बातें कर रहे हैं? क्या इनको नहीं ये पता कि यही तो बात है। चाइना का हम जो चाइना को टक्कर देना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते है, चाहे वो उनका इकोनॉमी का हो या उनका एम्प्लॉयमेंट का हो, वो कितना मतलब जितना हमारा पूरा इकोनॉमी है उतना तो वो सिर्फ अपने एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं। हैं। तो बिल्कुल क्या कर रहा आपको नहीं है। लगता कि एक सॉलिड प्लान की जरूरत है? हिंदुस्तान में भी एक बिल्कुल। सॉलिड प्लान की जरूरत है जिसमें सबको रोजगार मिले। लॉकडाउन के दौरान इतनी बड़ी क्षति पहुंची है देश को, क्या उसको फुलफिल करने के लिए एक सॉलिड प्लान की जरूरत है? ठीक है, मेरे साथ राजीव मिश्रा जी भी हैं, मैं उनसे भी एक बार जान लूं। राजीव जी, एक आंकड़ा और निकल के आता है कि लॉकडाउन के में जो जितनी नौकरियां गई थी, अब हालांकि अभी भी बहुत सी स्टेट में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन शुरुआती लॉकडाउन के बाद, उस शुरू के 2 से 3 महीने बाद, अब जो आंकड़े निकल कर आए हैं, जो CMIE जो एक ये जो सर्वे कर रही है बेरोजगारी पर, इनका एक आंकड़ा निकल के आया कि अब राहत है उन आंकड़ों में। यानी अब पहले क्या हो रहा था कि दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता की अगर बात करें, हम कोलकाता की अगर बात करें, तो वहां पे जो रोजगार का जो एक रेट था वो अच्छा था, लेकिन अब जाके जो प्रवासी मजदूर अपने गृह क्षेत्र में पहुंचे हैं, वो अपने घर वापसी उन्होंने की है, अब उन स्टेट में जो रोजगार का जो आंकड़ा है वो काफी बेहतर हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में हालांकि अभी भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है, वहां पे भी आज भी लगभग 60% का बेरोजगारी है वहां पे। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों का आना जाना हुआ है, ये कहीं ना कहीं उन स्टेट को फायदा पहुंचाएगा जहां से वो बिलोंग करते थे, जहां के वो रहने वाले थे, अब वहां पे रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ेंगे? राजीव जी, मेरी आवाज मिल रही है ना आपको? जी जी बिल्कुल मिल रही है। जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अब जो आंकड़ों में जो गिरावट आई है बेरोजगारी के, और सबसे बड़ी बात यह है कि गिरावट उन राज्यों में आई है जहां से जो प्रवासी मजदूर थे वो बिलोंग करते थे, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पर जो बेरोजगारी के आंकड़ों में सुधार हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि अब दिल्ली, मुंबई जो मेन सिटीज हैं, वहां पर बेरोजगारी की मार ज्यादा पड़ने वाली है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो महानगर हैं जैसे दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कलकत्ता, इस तरह के जो महानगर हैं जिन्हें महानगर बोलते हैं, उसमें जी। अगर अगर हम 50% ले लें या 60%, तो अगर जो रेशो आता है निकल के, वो मजदूरों का सबसे ज्यादा रेशो निकलता है। क्योंकि हर कार्य के लिए जी। मजदूर बहुत आवश्यकता मजदूरों की आवश्यकता होती है और मजदूर ही कार्य करते हैं।
किसी कंपनी में ले लीजिए या किसी दुकान पे ले लीजिए, हर दुकान पे छोटी से छोटी दुकान, किराना की जो दुकान होती है, उस पर भी हमें एक आदमी चाहिए होता है, क्योंकि एक आदमी सब कुछ नहीं जी कर सकता। जो बड़ी कंपनियां, उसमें कई कई 100 मजदूर होते हैं। तो जब मजदूरों का आंकड़ा कम हो जी जाता है तो वहाँ रोजगार भी कम हो जाता है। अब आपने जैसे कहा है कि जो महानगर है दिल्ली और बॉम्बे, कलकत्ता, जहाँ से ये पलायन, मजदूरों का जो पलायन हुआ है, प्रवासी मजदूर जो यहाँ से निकल के गए हैं, अब वो इतनी जल्दी वापसी आने वाले नहीं है। जो काम अब हमारा, अब जी इससे पहले जो हमारा काम 500 रुपए में होता था, वही अब काम हमारा 1500 रुपए में होगा। ऐसा मानना है उन जी उद्योगपतियों का जिनसे हमारी बात हुई। वो लोग अब ये कहते हैं कि जी 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 हम ठीक है। अगर जब हाथ ज्यादा होते हैं तो कार्य भी ज्यादा होता है, जब मजदूर ज्यादा होंगे तो काम भी ज्यादा हो जी जाता है। जी जी क्योंकि अब वो मजदूर ठीक यहाँ है। न रह के, वो मजदूर अपने प्रवासी जो मजदूर थे अपने यहाँ चले गए, वापस लौट गए। उस परिस्थिति में जो काम का रेशो है, वो भी सही रूप से नहीं निकल पा रहा है। और इसी के जी कारण ये जो ठीक है। जो सारी समस्या उत्पन्न हो रही है, वो उसी के कारण हो ठीक है, हमारे साथ राहुल शर्मा है, हमारे संवाददाता है। वो फील्ड पे रहे हैं, कोरोना का जो इस समय रहा उसको कवर भी किया, क्या लोगों की समस्या थी वो भी हम तक पहुंचाई। उनसे भी एक बार जान ले। राहुल, जो जमीनी पर जो काम हुआ इस लॉकडाउन में, हाँ, जो गरीब थे उनको राशन पहुंचाया गया, सभी संस्थाओं ने मदद की अपनी अपनी, लेकिन अब जो स्थिति है वो रोजगार की मार है उनके ऊपर। तो क्या अब वो संस्थानें सामने दोबारा से आएंगी? वो सरकारें, जो सरकारी संगठन जो थे वो दोबारा आएंगे और कहेंगे हम आपको रोजगार दिलाएंगे? क्या लोगों की एक्चुअल में समस्या है रोजगार को लेकर? देखिए अंशुल जी, के जो कुछ संस्थान थे या सरकार थी कि जो गरीब तबके को बहुत तरह का काम करेगी या सहायता करने की करेगी, वही सरकार या संस्थाएं अब मध्यम वर्गीय लोगों तक नहीं पहुंचा पाई। मैं अगर ग्राउंड जीरो की खबर बताऊं आपको, वो मध्यम वर्ग लोगों तक नहीं पहुंचा पाई। मध्यम वर्गीय लोग आज भी अपने घर में भूखे बैठे हुए हैं, कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते। लेकिन सरकार और वो तमाम संस्थाएं सारे जैसे हमने हर एक व्यक्ति का भेजने का काम किया है। और आज भी कई ऐसे लोग हैं जो कि आत्महत्या कर रहे हैं सिर्फ इसी भूख के कारण, और नौकरी ना होने के कारण, और जो हाँ, कर्जा है बहुत इस समस्या कारण से उन्हें जी आत्महत्या करनी पड़ रही है, जिसमें कि कुछ जी पत्रकार भी है। अभी की खबर है, दिल्ली में भी एक पत्रकार ने जी आत्महत्या की है। तो ये सब देख के जी आप खुद ही आप अंदाजा लगा सकते हैं सभी कि कहाँ से हम लोग किसी की हेल्प कर रहे हैं। कोई ये बताया जाए कि जी। सरकार या ये धर्मेंद्र सभी त्यागी जी भी संस्थाएं की हमारे वजह साथ हैं, एक बार इनसे भी पूछ लीजिए, सोशल वर्कर हैं, इन्होंने भी काफी मदद की थी लॉकडाउन में। धर्मेंद्र जी, आपको अब संपर्क आपसे बन पा रहा है ठीक से? नहीं, अभी उनसे शायद बात नहीं हो पा रही है। अब नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन हरियाणा से है, और हरियाणा में भी ये जो बेरोजगारी का आंकड़ा है ये बढ़ा है, और 25% से 35% पर ये आ गया है। हालांकि लॉकडाउन में ये जो आंकड़ा था बेरोजगारी का, वो उसमें भी इजाफा हुआ है। लगभग 35% जो वहाँ के युवा हैं, वहाँ पर बेरोजगार है, ये कहना गलत नहीं होगा, वहाँ पे 35% बेरोजगार है लगभग। लेकिन अब लॉकडाउन के बाद इन आंकड़ों में गिरावट आई है, और ये आंकड़ा 25% पर आ गया, यानी 10% की गिरावट आई है। तो क्या ये कहा जाए कि सरकारों ने अपना काम ठीक तरीके से किया है? क्या लॉकडाउन में जितने लोगों की नौकरियां गई थी उनमें कुछ अब राहत मिलने की उम्मीद है? सरकारों ने कुछ ऐसे स्टेप उठाए हैं ताकि उनको राहत मिले अब आम आदमी को? नवीन से शायद अब तक आवाज मेरी पहुंच नहीं पा रही है। हमारे साथ प्रदेश प्रदेश जी है, उनसे भी हम एक बार बात कर लें। प्रदेश, ये जो आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन भी है हमारी सरकारों के लिए। तो क्या इन्हीं सेटिस्फेक्शन को बेस बनाकर ही तो नहीं अगला चुनाव लड़ा जाएगा? देखो, सरकारें तो अपनी पीठ थपथपा रही हैं,
इसमें कोई दो राय नहीं। बेशक राउंड पे जीरो है, इनका वर्किंग सरकारें फेल हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। तो जो काम बेरोजगारी के मामले में, तो मैं कह रहा हूँ कि सरकारें अब तक की सभी सरकारों से सबसे ज्यादा बेकार सरकार मुझे अब इस बार की लगी, चाहे वो दिल्ली स्टेट सरकारें हों, चाहे वो सेंट्रल सरकारें हों। क्योंकि बेरोजगारी के नाम पे सिर्फ आंकड़े पेश करने से ही बेरोजगारी दूर नहीं हो जाएगी, काम भी ये तो तो करना पड़ेगा आपने। आंकड़े भी पेश नहीं हो पा रहे ना। आंकड़े भी कहाँ पेश हो नहीं, पा रहे हैं, सरकार ने तो वही पाबंदी है ना, लगा दी है बेरोजगारी के आंकड़ों पे। इसी यही देखें ना, चोरी करने के लिए चोरी छिपाने का हथियार पहले इन्होंने दिखा दिया। सारा सरकारी धन इन्होंने पहले ही खत्म कर दिया। इनसे पूछो जो सरकारी धन था वो इन्होंने बेसिकली लगाया कहाँ है? जनता को तो इन्होंने कुछ दिया नहीं पूरे लॉकडाउन में। पूरे लॉकडाउन में इन्होंने कोई पैसे से कोई मदद करी हो, या किसी चीज सामान से? एक खाने को आप ये देखिए, जो स्कूलों में और उनमें खाना बांटा गया, वो किस दर्जे का खाना? एक परिवार में 10 आदमी है, उसको एक कटोरा दाल रोटी देने से क्या उसका परिवार का पेट भर जाता है? या उसके बच्चों को दूध कहाँ से अवेलेबिलिटी होगी? दूध कहाँ से पियेंगे अगर बच्चे देखिए, दूध पीने वाले? ये ये तो सरकारें ये सिर्फ परमानेंट खेलती सॉल्यूशन है। नहीं है। ये हाँ, ये परमानेंट एक सॉल्यूशन तो नहीं है ना। ये तो सिर्फ जो नहीं है। लॉकडाउन मैंने हुआ एक 2 महीने एग्जाम्पल 3 दिया। महीने जो आगे होने मैंने वाला, ये तभी का। लेकिन मैंने एक असल असल एग्जाम्पल दिया मुद्दा तो आपको। यही है ना कि आप उन लोगों को उनकी नौकरी की सुरक्षा भी तो देंगे ना। चलिए, वही मैंने एक आपको हम एग्जाम्पल राजीव दिया सिर्फ। हेलो, जी 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 ठीक है। मैं ये कह रहा था, राजीव ये जी सिर्फ एग्जाम्पल दिया था मैंने। हेलो। जी हेलो। जी। नवीन 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 नवीन, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? हेलो। मैं आऊंगा आपके आपके पास। नवीन, मैं आऊंगा अभी आपके पास। ठीक ठीक है सर, ठीक है, प्रदेश ही ठीक। अपनी प्रदेश ये अपनी बात पूरी कर ले जरा। हाँ, मैंने आपको प्रदेश, सिर्फ आप एक कुछ कह रहे आंकड़ा थे? दिया था। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि लॉकडाउन में क्या हुआ। अब उसके बाद के प्रोसीजर में कि जो इन्होंने क्या किया, जो मजदूर तबका था, जो बदहाली से गुजर कर वापसी गया अपने घरों पर, क्या वो वापस आएगा? आपको लगता है कि वो वापस आएगा? मुझे तो लगता नहीं कि साल 1.5 साल से लेकिन पहले वो सोचेगा भी। उनके लिए तो सरकारों ने जो उनके गृह जनपद हैं, जो उनके गृह क्षेत्र हैं, गृह प्रदेश हैं, वो तो वहीं पे उनको रोजगार देने के लिए काम कर रही है ना। क्या क्या रोजगार दिया है? आप पे है कोई नहीं, उत्तर एग्जाम्पल प्रदेश में जो के? आंकड़े आए, जो उत्तर प्रदेश में आंकड़े आए हैं, जो दूसरे सर राज्यों आंकड़ों से की भी बात आंकड़े नहीं, आए हैं, वो तो आंकड़ों पे जाओगे तो सेटिस्फेक्शन वाले हैं आंकड़ों ना, पे आपको जाओगे तो सेटिस्फाइड भारत की करने वाले हैं इकोनॉमी ना। आंकड़ों पे जाएंगे तो भारत की इकोनॉमी ट्रिलियन पे जा रही थी, $5 ट्रिलियन पे। आज वो जीरो पे कैसे हो गई? तो आंकड़ों पे ना जाएं, जमीनी हकीकत यही है, काम नहीं, धंधे का है। सिवाय देखिए मनरेगा, देख मेरी बात सुनिए, यूपी में और बिहार में सिर्फ मनरेगा के तहत उन लोगों को काम दिया जा रहा है। और मनरेगा में क्या चार्जेस, जी क्या उनको दिया जाता है, क्या नहीं दिया जाता, कितने दिन का दिया जाता है, सब आपको पता होगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितने जी महीने में कितने दिन का रोजगार देते हैं और उनका पर डे का कितना होता है। आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो आदमी आप 20-30 हजार रुपये कमा रहा है, जी 25 से 15 हजार रुपये, तो वो क्या उसे उतने मिल रहे हैं वहाँ? मेरे ख्याल से उसका चौथा हिस्सा भी नहीं उसको मिल रहा ठीक होगा, है। तो आप उसको रोजगार कैसे कह सकते हैं? परिवार तो उसको उतना ही पालना है जितना पहले पाल रहा था। परिवार थोड़ी कम हो गया है। इनकम उसकी देखो ना, मजबूर है ठीक आदमी, वो क्या करेगा? वो तो करेगा। मनरेगा में ठीक है। 100-200 रुपये उसको पर डे मिल जाएंगे तो कम से कम भूखे बनने से तो अच्छा कुछ करना है ना। लेकिन इसे आप रोजगार नहीं कहेंगे, ये ठीक एक है। मजबूरी वाला रोजगार है, ये परमानेंट चलिए, रोजगार नहीं है। लेकिन लेकिन हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो इस चीज को रोजगार में काउंट करते हैं ना। उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये कहा था कि इस लॉकडाउन में जब वो 1 करोड़ नौकरियां देने की बात थी, तो उनमें ये था कि इस कार्यकाल में इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में एक पीरियड के दौरान, टाइम पीरियड के दौरान, जो भी रोजगार शुरू किया जाएगा वो राज्य सरकार के खातों में जाएगा, चाहे वो अपना वो खुद का रोजगार शुरू करे या वो कहीं नौकरी करे। तो ये माना जाएगा कि प्रदेश वो सरकार सरकार ने ने किया। उसकी मदद से उसको उसको सहायता दी है, या उसके खाते में वो क्रेडिट जाएगा। ठीक है, अंशुल जी, ये ये तो तो वही बात हो गई कि सरकारी काम आपने करा और मैं नेताओं का अपने खेल कंधे है। पे थपथपाई ले लूं। ठीक है, यही सरकारी खेल है शायद। नवीन से मैं बिल्कुल एक बार बात कर बिल्कुल। लूं। नवीन हरियाणा से बिलोंग करते हैं, गुड़गांव से हैं, मैं उनसे भी एक बार जान लूं। नवीन, अगर हरियाणा की बात की जाए तो लॉकडाउन के दौरान जिस बड़े लेवल पर बेरोजगारी आई थी, अब उसमें वो जो नए आंकड़े आए हैं संस्था के, सर्वे संस्था के, वो आपको सेटिस्फाइड करने वाले हैं। वो ये कहते हैं कि 25, अब ये आंकड़ा जो 35% का था वो अब 25% का रह गया, यानी 10% लोगों को रोजगार मिला है अब। अभी जब लॉकडाउन से जो छूट, अनलॉक 1 के बाद से आंकड़ों में कमी आई है बेरोजगारी के, तो क्या आपको लगता है कि ये आंकड़े और भी कम होंगे और जो रोजगार की जो दर है वो और बढ़ेगी आने वाले समय में?
हेलो अंशु, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, मेरी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है नवीन? सर, ऐसा कि थोड़ा डिस्कनेक्ट आवाज हो रही है आपकी। एक बार प्लीज, एक बार दोबारा मैं रिपीट अब क्वेश्चन सवाल कीजिए अपना अपना। दोहरा देता हूँ। मैं अपना सवाल दोहरा देता हूँ। आप हरियाणा से हैं। हरियाणा में जो आंकड़ा था बेरोजगारी का, वो 35% था, लेकिन लॉकडाउन के बाद वो 25% रह गया। तो 10% की जो राहत मिली है, क्या इससे उम्मीद लगाई जाए कि आने वाले समय में और भी राहत मिलेगी राज्य सरकार की तरफ से? सर, राहत मिलने की तो उम्मीद है सरकार की तरफ से, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ था तो सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करके सभी निजी उद्योगों को विज्ञापन दे दिया था कि आप अपने यहाँ पे जो भी मजदूर आपके यहाँ पे काम करते हैं उनको आप अपने संस्था से ना निकालें। लेकिन सिर्फ जो एडवाइजरी में जो जारी हुआ था उसमें हेलो। बोलिए नवीन, बोलो। हेलो। चलिए, हाँ नवीन बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए ना। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा जरा। राजीव जी, ये जो आंकड़े का जो खेल अब ये शुरू हुआ है कि हमने बेरोजगारी के आंकड़े जो अब कम कर दिए हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसमें कमी आएगी? तो और इसका जो जो एक्चुअल चीज है, वो आम आदमी को इसका फायदा मिल रहा है? देखिए, आम आदमी को फायदा केवल उसी परिस्थिति में मिलता है जब ग्राउंड जीरो तक कोई चीज निकल के आती है, और जब ग्राउंड जीरो तक कोई चीज पहुंचेगी तभी आम आदमी को फायदा मिलेगा। अब देखना ये है कि जो सिस्टम में जो लोग लगाए गए हैं, जो लोग इस चीज को फॉलो करने के लिए लगाए गए, क्या वो अपने सही रूल्स पे अपनी ड्यूटी को निभा पाते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, क्योंकि अक्सर यही देखा गया है कि जो लोग लगाए जाते हैं, या जो लोग वो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से ना निभाते हुए जो है दूसरों के कंधों पर बंदूक चला देते हैं। और वही जो है ना, जो एक्शन जो लोग होते हैं, जो जिन्हें वास्तविक जो रूप में देखना चाहिए, वो लोग वहां से हट जाते हैं, वो तो वहां से कोसों दूर निकल जाते हैं, और जिन लोगों को जरूरत नहीं होती, उन लोग सामने आ जाते हैं। तो एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या इसमें ये रहती है कि जो एक्शन बाहर लगाए जाते हैं, सरकार की तरफ से हो या संस्था की तरफ से हो, वो लोग जो उनसे मतलब कहना चाहिए कि हम सीधी भाषा में, शुद्ध भाषा में अगर हम बात करें, तो वो लोग जो संस्था के लिए काम करते हैं या सरकार के लिए काम करते हैं, वो नुमाइंदे अगर सही रूप से अगर अपना कर्तव्य को निभाते हैं, तब आम जनमानस तक सही जीरो ग्राउंड जो है, आम जनमानस तक वहां तक तब खबर सही से पहुंचती है, और जो सरकार के जो वादे हैं वो सही पहुंचते हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं वो सही रूप से पहुंचती है। तभी काम सही एक्चुअल बाहर तक आदमी तभी पहुंच पाता है, जब वो लोग अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से निभाएं। ठीक है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता अब जुड़े हैं। बहुत लेट कर दिया इन्होंने आने में, लेकिन इनसे भी सवाल ले लें। ये दिल्ली में आपकी सरकार है। आप कहते हैं हम 3 बार हम चुन कर आए हैं, जनता ने हमें चुना है, तीसरी बार हमें जनता ने चुना है, लेकिन एक बार भी आप जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, जो एक मिडिल क्लास है, उसके लिए कभी आप आवाज नहीं उठाते। आप हमेशा बिजली को फ्री करने के बाद आप उनसे ये नहीं पूछते कि आपका रोजगार है भी नहीं, क्योंकि बिजली और पानी के अलावा भी कई मुद्दे जहाँ पे पैसे खर्च होते हैं। हाँ, नमस्कार अंशुल भाई। हाँ, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी जी हेलो। जी, परवेश बोलिए। हाँ हाँ हाँ, नमस्कार अंशुल भाई, जी सबसे जी, पहले बोलिए तो। बोलिए। हाँ, जी आपने अभी जी बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, इतना संवेदनशील मुद्दा आपने उठाया। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में रोजगार की संभावनाएं बहुत बड़े स्तर पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में रोजगार की कमी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिल्ली दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर जब रोजगार देने की बात आती है, हिंदुस्तान के अंदर सभी राज्यों के पास अथॉरिटी है रोजगार देने की, वहां के अपने युवाओं को। लेकिन दिल्ली के अंदर
दिल्ली सरकार के पास जिम्मेदारी है पूरे देश के युवाओं को रोजगार देने की। तो हमने समय समय पर आवाज उठाई है रोजगार के मुद्दे पर। जी, ठीक है, वो हाँ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है सबको रोजगार मुहैया कराना, सारी चीजों की, लेकिन जो राज्य की सरकारें हैं उनके ऊपर भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। क्या सिर्फ बिजली पानी और बस में यात्रा करना फ्री होने से उनके खर्चे कम हो गए? क्या आपको नहीं लगता कि अगर ग्रास रूट लेवल की अगर बात की जाए तो सीधा यही है, उनको जो हिट करना है, आप उनको नौकरी दीजिए, आपको फ्री करने की जरूरत क्या है? अगर उनके पास नौकरी होगी, वो लोग पैसा कमाएंगे, तो उनको फ्री यात्रा करने की, फ्री बिजली की जरूरत क्या है? सर्वेश, मेरी आवाज पहुंची आप तक? नहीं पहुंच पा रही है। राजीव जी, दिल्ली सरकार कहती है कि जो जिम्मेदारी है रोजगार की वो केंद्र सरकार की है। दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से बिजली पानी ये सब मुफ्त करके लोगों को राहत दे दी। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो लॉलीपॉप है फ्री वाली से बेहतर है कि आप उनको रोजगार मुहैया कराएं? दिल्ली सरकार को ऐसी स्कीम लेके आए कि दिल्ली के जो लोग हैं उनको रोजगार मिले, ताकि जो बिजली पानी के जो जैसे जो मुद्दे हैं ये उनके लिए कॉमन सी चीजें रह जाएं, उनको जरूरत ही ना पड़े फ्री बिजली और फ्री पानी की। देखिए अंशुल जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली एक बहुत जो है ना राष्ट्रीय राजधानी होने के साथ साथ एक, अगर जो शहर माना जाए तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड शहर है कि बहुत ही कम जगह में लोग अपना निवास बनाते हैं और कम जगह में लोग वहां रहते हैं। रही बात दूसरी इतनी कि जितनी आबादी वाला जो शहर है जो दिल्ली है, उसमें सबसे बड़ी समस्या जो बिजली पानी की आती है। तो एक इसीलिए आपने शायद देखा होगा कि हर बार के चुनाव में एक ये मुद्दा बनता है कि बिजली पानी का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता है वहां पे। लेकिन अगर बात करें ये फ्री वाले लॉलीपॉप पे, तो ये देखिए फ्री वाला लॉलीपॉप एक बार के लिए तो हो सकता है, लेकिन फ्री के चक्कर में आदमी बहुत नीचे तक गिर जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्री की नहीं जगह नहीं, आप उन्हें मैं ये रोजगार कहता मुहैया हूँ कि करा आप दो तो उनको वो रोजगार दीजिए ना। जी अंशु जी, जी, मैं उसी चलिए बात पे आ रहा हूँ। अब जी मैं जी उसी बात पर अंशु जी आ रहा हूँ कि अगर आप रोजगार देते हैं तो हो सकता है उन्हें उन फ्री के जो चीजें हैं उनकी जरूरत ही ना पड़े और उनसे उनका कोई वास्ता ही ना बचे। चलिए अगर आप उन्हें रोजगार दे चलिए देंगे। आखिरी कमेंट ले लेते हैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। राघव, आखिरी कमेंट आपकी तरफ से कि प्रदेश कुमार जी, आपकी तरफ से आखिरी कमेंट कि क्या रोजगार देना सबसे बड़ी समस्या अब राजनीतिक पार्टियों के लिए, हमारे देश के नेताओं के लिए साबित होता नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अंशुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि रोजगार देना ये बहुत बड़ी एक चुनौती है हमारे देश की सरकारों के लिए और राज्य की सरकारों के लिए, क्योंकि पिछले जो 100 सालों जी का रोजगार था लॉकडाउन में आपने देखे होगा कि पुराने से पुराने रोजगार देने वाले उद्योग भी ठप हो गए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती जी है और इसके लिए बहुत मेरे मानना ये है कि सरकार एक दूसरे पे ना थोपे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है या हमारी ठीक है, जिम्मेदारी है, मिलके एक सॉल्यूशन निकालना अब पड़ेगा उनको सबको। इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, दोनों को मिलकर कोई मिलकर एक सॉल्यूशन सॉल्यूशन। ऐसा निकालना परवेश पड़ेगा राज्य और परवेश केंद्र सरकार को। परवेश दिल्ली में आपकी पार्टी है, दिल्ली में आप सत्ता में है, आप दूसरे राज्यों में भी पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पहले दिल्ली के लोगों को ही पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की अब जरूरत आन पड़ी है, उनको रोजगार देने की जरूरत आन पड़ी है, तभी आप दूसरे स्टेट में जाएं? आप कहते हैं कि हम हरियाणा में भी, हम पंजाब में भी आना चाह रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में भी आना चाह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि दिल्ली एक छोटा सा प्रदेश है, पहले आपको वहाँ की जो मूलभूत जरूरत है, वहाँ की जनता को रोजगार देना, आपको नहीं लगता पहले उस पर काम होना चाहिए? हाँ बिल्कुल अंशुल भाई आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दिल्ली की जनता ने तीसरी बार एक विशाल बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को चुना है और दिल्ली सरकार ने दिल्ली के हर व्यक्ति की हर इच्छा का पूर्ण सम्मान किया है और अपनी पूरी कोशिश के साथ वो इच्छा पूरी करी है, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, पानी का क्षेत्र हो, महिलाओं का फ्री सफर हो या सड़कें बनाने का काम हो, पुल बनाने का काम हो, अस्पताल ठीक की है, हालत सुधारने का काम हो।
हर वर्ग के लिए हर क्षेत्र में काम किया है। चलिए, कोई उम्मीद भी ये करते हैं नहीं आप कह लोगों सकता को कि दिल्ली नौकरी में भी काम आप नहीं हुआ। देंगे, उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ, ठीक है। नौकरी ठीक है का मैं परवेश, थोड़ा आपको बता देता हूँ अंशुल भाई, टाइम की एक, हाँ हाँ, शॉर्टेज है, एक मिनट आप आप, बहुत लेट हाँ, जुड़े और एक मिनट में आपका लेना चाहता आखिरी हूँ में अंशुल भाई। जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, अब मैं बता देता हूँ। डीएसएसबी बोर्ड जो दिल्ली में जी सरकारी नौकरियां देता है, उसका मैं आपको इतिहास बता देता हूँ। पिछले 10 साल की, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, पिछले 10 साल की वैकेंसी उसमें लंबित पड़ी हुई थी। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने उस पहल को अपने कंधों पर उठाया, और आपको बताना चाहता हूं, आज की तारीख में डीएसएसबी के अंदर एक भी एग्जाम पेंडिंग नहीं है। सबके रिजल्ट घोषित कर चुके हैं, और ज्यादा से ज्यादा जी युवाओं को रोजगार दिल्ली में देने का काम आम आदमी पार्टी सरकार ने किया है। चाहे वो 20,000 गैस टीचर का मामला हो, डीटीसी में कंडक्टर ड्राइवर का मामला हो, या फिर इस ठीक है, महामारी के टाइम पे ठीक है 10,000 परवेश। सिविल डिफेंस के लड़के लड़कियों को रोजगार देने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। जी जी, ठीक है परवेश, ठीक है। टाइम की शॉर्टेज। आपका सभी, आप हमसे जुड़े, इस मुद्दे पे आपने बात की, क्योंकि ये मुद्दा सीधा सीधा सरोकार कर रहा है जनता से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लॉकडाउन में जितनी लोगों की रोजगार गया है, और जो आंकड़े अब तो निकल कर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं संतुष्टि भरे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि रोजगारी का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन समय कितना लगेगा वो वक्त बताएगा। क्योंकि समय कितना लगेगा वो भी वक्त ही बताएगा, समय ही बताएगा, क्योंकि समय ही बलवान है। लेकिन सरकार से ये अपील है कि आप फ्री चीजों देने से बेहतर है कि आप उन लोगों को रोजगार मुहैया कराएं, ताकि वो पैसे दे सर ये चाहे फ्री वो फ्री खरीद नहीं सके, है, क्योंकि ये फ्री रोजगार बड़ी चीज चीजें है। नहीं है, फ्री चीजें ये देना बड़ा ये नहीं है। बेसिक, ये बातें, ये ये ठीक है परवेश, सिर्फ दिल्ली के ये लिए नहीं फ्री था, नहीं है, ये सभी के बेसिक लिए था, जरूरतें हैं। एक सभी के इंसान की बेसिक जरूरतें हैं, लिए वो था। पूरी कर रही है क्योंकि दिल्ली सरकार। सरकारी जो आंकड़े हैं वो ये है कि 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया। ठीक है परवेश, ठीक है। ये सिर्फ दिल्ली के लिए था, सभी के लिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्री स्कीम वाली जो चीजें हैं ये हर स्टेट एम्प्लॉय के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।